हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पोषण की, और इसमें हमारा जो चैप्टर टॉपिक चल रहा है वो यहाँ पर है डाइजेशन। अभी तक आपने डाइजेशन में पढ़ा है कि आपने अंतर्ग्रहण किया है, इंजेक्शन किया है, उसके बाद आपने कहा कि यहाँ पर डाइजेशन की प्रोसेस होती है, फिर एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है, यानी कि अवशोषण तक की बात हमने कर ली है। आज हम देखेंगे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के क्या कार्य होते हैं। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग रिवाइज कर लेंगे अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। डाइजेशन देखिए, हमने जब मुख में डाइजेशन पढ़ा था तो हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी थी। उसके बाद हमने बात की थी डाइजेशन आपके जो फूड है आपके इसोफिगस यानी भोजन नली से होकर के आपके स्टमक में जाता है, स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने बात की थी यहाँ पे लिवर और पैनक्रियाज की। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन। थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन को समझते हैं। आपने कहा कि ये आपकी क्या है, स्टमक है इस प्रकार से, और यहाँ से शुरू हो जाती है आपकी छोटी आंत। ठीक है, ये आपकी छोटी आंत शुरू हो जाती है। इसी छोटी आंत को जब हम थोड़ा सा बनाते हैं, आपने कहा ये छोटी आंत है, तो छोटी आंत किस प्रकार से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकल जाते हैं, जिन्हें हमने क्या कहा है, विलाई कहा है। आपने कहा विलाई में क्या होती है, विलाई के अंदर होती है हमारी ब्लड वेसल्स, जो हमारी जिसके अंदर हमारा रक्त होता है। अब ये पाचित भोजन को, ये पाचित भोजन है, ये पाचित भोजन को अवशोषित करके रक्त में भेज देगा, और रक्त क्या करेगा, अलग अलग भागों तक पहुंचाता है, जिससे कि अलग अलग भागों को जो पाचित भोजन है, जिसमें हम ग्लूकोज कह रहे हैं, वो मिल पाएगा, और यहाँ पर ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, और हमने कहा है यहाँ पर ये क्या क्या चीजें होती हैं जब जो फूड है वो हमारे रक्त में आता है। तो आपने कहा द ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीज ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल। इससे पहले क्या बात हमने की, हमने कहा आंत की दीवारों में रक्त वाहिकाएं जीव के विकास के लिए क्या करती हैं, ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। जीव या जंतु, आप कुछ भी शब्द यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जानवर नहीं लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें कहा ये क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पचे हुए भोजन में, पचे हुए और पानी में घुलनशील पदार्थ को अवशोषित करती है। छोटी आंत की भीतरी दीवारों पर उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं, जिन्हें हम यहाँ पे अंकुर या विलाई कहते हैं। ये विलाई पचे हुए भोजन के अवशोषण के लिए छोटी आंत की सतह क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करता है। विलाई इसकी सतह के करीब पतली और छोटी रक्त वाहिकाओं का एक नेटवर्क होता है। ये रक्त वाहिकाएं पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेती हैं। पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे आपने कहा ग्लूकोज कहा जाता है, और विभिन्न अंगों तक इसे पहुंचाती हैं, जहां इनका उपयोग शरीर की मरम्मत करने के लिए और ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो ये तो बात है अवशोषण की, जो आपको यहाँ पर दिखाई गई कि किस प्रकार से अवशोषण हुआ है यहाँ पर पाचित भोजन का ब्लड में। उसके बाद क्या होता है ग्लूकोज का, उसके बाद हमने कहा क्या होगा, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में क्या हो जाता है, टूट जाता है। एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये है ग्लूकोज, जिसे आप पाचित भोजन भी कह रहे हैं। ये ग्लूकोज जाता है हमारे रक्त के माध्यम से हमारे अंगों में, और जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते टाइम आप क्या लेंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, तो अगर हम एक डायग्राम बनाएं, और यहाँ पर हम बनाते हैं अंग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे स्टमक बना लेते हैं। ऑफ कोर्स हमारे ऑर्गन ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन चीजों को समझिए। अब हमने कहा अगर हम लेबलिंग करें, तो लेबलिंग पहले तो हमने कहा ये आपके क्या आते हैं, लंग्स। ये आपके लंग्स हैं, ये आपका हार्ट है, ये आपका स्टमक है।
इतनी बातें क्लियर है? अब हमने कहा ये स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारी छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत के द्वारा जो यहाँ पर, स्टमक को किसी दूसरे कलर में दिखाते हैं, ये हमारा स्टमक है, ठीक है। हमारे स्टमक से आपने कहा, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या क्या काम करती हैं और किस प्रकार से हमारे जो अंग हैं उनमें क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन और पाचित भोजन पहुंचाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे पहले तो हमने कहा कि यहाँ पर ये हमारे पास इंटेस्टाइन आती है, इस प्रकार से इंटेस्टाइन, यहाँ पर क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा और क्या होगा, यहाँ पर जो पाचित भोजन है वो रक्त में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम छोटी आंत को ना बनाकर किसी से ब्लड वेसल्स अगर बना दे तो कैसे होगा, यहाँ पर हम ये चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है आपके ब्लड में। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर ब्लड है, सबसे पहले जो ब्लड है वो आपके रक्त में पहुंचा, आपके हृदय में पहुंचा, यहाँ पे, यहाँ से जो ब्लड जाता है वो यहाँ जाता है और यहाँ से जो ब्लड जाता है वो आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है। थोड़ा सा हार्ट को बड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रक्त है वो इस प्रकार से जाता है और हमारे फेफड़ों में जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पर भरी होती है ऑक्सीजन। अब ये जो रक्त है ये ऑक्सीजन लेकर के हमारे हृदय में आता है और इस प्रकार से ऑक्सीजन को लेकर के हमारे बॉडी पार्ट तक आ जाता है। इसमें क्या होगी, ऑक्सीजन होगी। इस प्रकार से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। हमारी जो यहाँ पे क्या है, जो बॉडी पार्ट्स है उसमें ऑक्सीजन आ जाती है। जब यहाँ पर ऑक्सीजन आएगी तो क्योंकि आपने कहा कि यहाँ पर ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज भी होगा, ग्लूकोज भी पहुंचाई जाती है क्योंकि आपने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन से, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, उससे जो रक्त जाता है उसमें क्या होती है, ग्लूकोज भी होती है। अब फॉर एग्जाम्पल हम बना लेते हैं कि यहाँ से जो रक्त वाहिकाएं हैं ये इस प्रकार की हैं, ठीक है। इस रक्त में है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं इसमें ग्लूकोज भी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, आपने कहा ये हमारे हार्ट में जाता है, हमारे हार्ट से हमारे फेफड़ों में जाता है और जहां जहां जा रहा है वहां वहां जी फॉर ग्लूकोज है, वहां वहां ग्लूकोज भी बांट रहा है, ठीक है। लेकिन आपने एक चेंज देखा कि जब ये हमारे फेफड़ों में जाता है, हमारे लंग्स में जाता है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है जो हमारे शरीर से बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन को क्या क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, क्योंकि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि हमने अभी आगे देखेंगे ऑक्सीजन की आवश्यकता क्यों है। अब ये जाएगा और ये क्या करेगा, ग्लूकोज को बांटते हुए जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या करता है, ग्लूकोज को डिफरेंट कलर में यहाँ पे डिनोट करते हैं, ये है ग्लूकोज, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ग्लूकोज को देता हुआ जाएगा। अब ये क्या करेगा, हार्ट से कहाँ जाएगा, लंग्स में, यानी कि फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर से कहाँ जाता है, वापस हार्ट में आता है। ऐसा क्यों हो रहा है, वैसे तो आप हायर क्लासेस में डिटेल में समझेंगे लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा लंग्स को देखें तो लंग्स कैसे होते हैं, ये आपका एक लंग्स है और यहाँ पर एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। जब हम सांस लेते हैं, जब हमने सांस ली तो एक्चुअली में हम सांस में क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और ये जो ऑक्सीजन है ये क्या हो जाती है, इन बलून में इकट्ठी हो जाती है, ये बलून में इकट्ठी हो जाती है। जब यहाँ पर जो रक्त है जो कहाँ से आ रहा है, हार्ट से आ रहा है, कौन सा वाला, जो आपको ये एरो यहाँ पे दिखा रखा है, ये ब्लू कलर का जो एरो यहाँ पे दिखा रखा है, जब यहाँ पे ब्लड आता है
ठीक है, तो ब्लड कैसे आए यहाँ पे इस प्रकार से। अब ऐसा नहीं कि ब्लड यहाँ खुले में यहाँ पे क्या जाता है, लंग्स में जाता है। ब्लड जो होगा वो वेसल्स में जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेता है कौन, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, इसे दे देते हैं, ऑक्सीजन को इसे दे देते हैं। जब ये ऑक्सीजन को दे देते हैं तो अब हम इसे लाल रंग से दिखाते हैं। तो अगर हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है तो हम ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, और अगर हमारे ब्लड में यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है, तो हम इसे रेड कलर में दिखा रहे हैं। ऐसा आपको डायग्राम में भी दिखाया जाता है। तो अब ये क्या करेगा, ये आगे के पार्ट्स में यहाँ पे क्या होगा, पहुंचाएगा ऑक्सीजन को। तो ये प्रोसेस होती है हमारे लंग्स में। ठीक है, ये जो बलून है इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दी जाती है। तो दो क्वेश्चन है, पहला तो ये है कि ऑक्सीजन का काम क्या है, दूसरा ये कि कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, अभी देखेंगे। तो हमने कहा ये क्या करेगा, यहाँ पे जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स दो प्रकार की दिख रही है, एक रेड कलर में एक ब्लू कलर में। रेड कलर की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें वो रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा है, और जो ब्लू कलर की ब्लड वेसल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, जो हमारे लिए यहाँ पे क्या है, किसी भी काम की नहीं होती है। अब ये क्या करेगा, अब हमें इतना तो पता चल रहा है कि जब ये जो रक्त है, ये जो ब्लड है हमारे हार्ट में आता है, हमारे दो भाग होते हैं हार्ट के, राइट और लेफ्ट। तो हम राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड में जो ब्लड आता है वो वाला ब्लड आएगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो हमारे फेफड़ों में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे फेफड़ों को दे देता है, हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले लेता है, क्योंकि फेफड़ों के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल जाएगी। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एक्चुअली में हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे होते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन को लेते हैं। अब ये हमारे स्टमक को, हमारे पेट को ऑक्सीजन दे देता है, और साथ साथ में ये ग्लूकोज भी देगा। ठीक है, साथ साथ में हमने कहा इसे क्या दे देगा, और ग्लूकोज दे देगा। तो क्या क्या चीजें हमारे स्टमक को मिली, हमारे आमाशय को क्या क्या चीजें मिली है, ग्लूकोज मिला है और ऑक्सीजन मिला है। जब भी ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये इसे क्या करता है, तोड़ता है, किसको, ग्लूकोज को तोड़ता है। और जब ग्लूकोज टूटता है, आपने कहा कि ये क्या करेगा, सिर्फ टूटेगा। तो जब भी ग्लूकोज टूटेगा तब क्या बनेगी, यहाँ पे एक तो यहाँ पे निकलती है एनर्जी, जिसे आप कहेंगे ऊर्जा, जिसके लिए सारी प्रोसेस हो रही है। एक तो आपको मिलेगी एनर्जी, दूसरी चीज आपको क्या मिलती है जो आपको नहीं चाहिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको क्या क्या मिली, अब ऊर्जा को मैं ई से दिखा दूं। एक तो आपको मिला ई फॉर एनर्जी, और एक आपको मिला है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या होता है, हमने कहा इस एनर्जी का यूज हम अपने हर एक काम के लिए करेंगे, जो भी हमें काम करने होंगे, जो हमारी ग्रोथ होती है, हमारी डेवलपमेंट होती है, हम सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हम जीवित हैं, हम इसी ऊर्जा की वजह से जीवित हैं जो हमें मिल रही है। तो हमने कहा सांस क्यों लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि क्यों सांस ले रहे हैं, आपने कहा कि हमें ऊर्जा मिले, ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ग्लूकोज टूटेगा नहीं तब तक हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। लेकिन जब ग्लूकोज टूटता है तो सिर्फ एनर्जी नहीं मिलती, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, जिससे कि हमारे शरीर से बाहर निकालना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, अब आपने कहा कि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये फिर से हमारे रक्त में मिल जाती है, और जब हमारे रक्त में मिलती है तो ये पूरी साइकिल चलेगी कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे हार्ट में जाएगी, हमारे हार्ट से हमारे लंग्स में जाएगी, यानी हमारे फेफड़ों में जाएगी, हमारे फेफड़ों से जब हम सांस छोड़ेंगे तो बाहर निकल जाती है। तो बेसिकली आपको यही एक लाइन में जो आपको बताया गया है, जो हमने पढ़ा है कि जो ग्लूकोज है, हमने क्या पढ़ा है, ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में यहाँ पे टूट जाता है, और कोशिका के अंदर ऑक्सीजन की मदद से भारी मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ दो चीजें देखी हैं, पानी भी आप यहाँ पे ऐड कर लेंगे H2O। ठीक है, मेन हमारे पास ये दो चीजें होती हैं जिन्हें हम मेनली पढ़ते हैं, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एनर्जी इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकलना होता है। तो आपने कहा कि जब भी क्या होता है, ग्लूकोज हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन तक पहुंचता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूट जाता है, और क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, पानी बनता है, और भारी मात्रा में हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। उसके बाद क्या हुआ,
उसके बाद आपने कहा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल हेल्प्स इन बिल्डिंग द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स एंड फॉर्म फैट्स which is stored in the body as food reserve while amino acid is used in growth and repair of the body। अब आपको सेम चीजें बताई गई हैं जैसे कि आपने क्लास 6 में क्या पढ़ा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, फैट का क्या काम है और प्रोटीन का क्या काम है। तो आपने कहा फैटी एसिड क्या होते हैं, फैटी एसिड जो फैट का जो सबसे सरल रूप है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, वो क्या करते हैं कोशिका के घटक के निर्माण में, या सिंपल सी चीज आप ये कहिए कि हमारे शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं और वसा बनाते हैं जो शरीर में खाद्य भंडारण के रूप में जमा हो जाता है। तो वसा एक्चुअली में क्या करते हैं, आपके शरीर के वृद्धि में सहायक होती है। दूसरा, ये स्टोर हो जाता है हमारे बॉडी में, संचित हो जाती है। जैसे कि जब हम खाना नहीं खाते तो बिना खाना खाए हम कई दिनों तक रह सकते हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है, जबकि हमें तो कंटिन्यूसली ऊर्जा चाहिए। कंटिन्यूसली ऊर्जा कैसे मिलेगी कि कंटिन्यूसली ग्लूकोज टूटता रहेगा, और ग्लूकोज को टूटने के लिए हमें ग्लूकोज चाहिए होता है। तो हम खाना नहीं भी खाते हैं तो हम कई दिनों तक जीवित रह पाते हैं। ये इसलिए संभव है क्योंकि हमारे शरीर में वसा का भंडारण होता है, वसा संचित हमारे शरीर में होती है, ठीक है, जो कि खाना ना खाने पर उस टाइम पे वसा से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, या वसा से ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज से फिर क्या निकलेगी, यहाँ पे ऊर्जा निकलेगी। अब आपने देखा होगा कि जब किसी के शरीर में जो वसा है वो जब अधिक मात्रा में संचित हो जाती है तो ओबेसिटी यानी कि मोटापा देखने को मिलता है, ऐसा होता है। तो इसीलिए हमें कहा जाता है कि आपको फैट बर्न करना पड़ेगा अगर आपको पतला होना है। ऐसा होता है जब भी आप किसी मोटे व्यक्ति को देखते हैं तो उसे क्या सलाह दी जाती है कि आपको फैट बर्न करना पड़ेगा, मतलब आपको एक्स्ट्रा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज करके होता क्या है एक्चुअली में, ये जो संचित वसा है इसका इस्तेमाल किया जाता है, और जब संचित वसा का इस्तेमाल किया जाता है तो वसा कम होने लगती है और मोटापा भी कम होने लगता है, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सबसे सरल रूप है अमीनो एसिड। ये शरीर के विकास और मरम्मत के लिए क्या होता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज नॉट एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इट पास फ्रॉम हेयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन। आपने कहा ऐसा नहीं है कि जितना भोजन हम खा रहे हैं उतना सारा का सारा भोजन ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। कुछ कुछ अपचित भोजन भी रह जाता है जिसका अवशोषण हमारे शरीर के द्वारा नहीं किया जाता है, तो उसका क्या होता है, अब वो बड़ी आंत में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपने कहा बिना पचे हुए खाद्य पदार्थों को छोटी आंत द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता है और यहाँ से ये बड़ी आंत में चला जाता है। इतनी बात क्लियर है? अगर इतनी बात क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, एक बार आप लोग इसे रेट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ है जो अनडाइजेस्टेड फूड है या अपचित भोज्य पदार्थ। सबसे पहले थोड़ा सा लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर है, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो आपकी क्या है, ब्रॉड है यानी कि चौड़ी है। जैसे आपने देखा, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखें, स्मॉल इंटेस्टाइन आपने कहा बहुत ज्यादा कॉइल्ड और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से कॉइल है और पतली ट्यूब नुमा संरचना है, और इसकी लंबाई है 7.5 मीटर। इस प्रकार ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारी कैसी होती है, आपने लार्ज इंटेस्टाइन को कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखा है, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं दोनों का डिफरेंस। पहले हमने स्मॉल इंटेस्टाइन बनाई है इस प्रकार से, आपने कहा इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
ये आपका स्टमक है और ये आपके इस प्रकार से क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसकी लेंथ है 7.5 मीटर और कैसी है, नैरो है, यानी कि पतली है। अगर लार्ज इंटेस्टाइन देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन को हमने कैसे बनाया था, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर था। इस प्रकार से लेंथ कितनी है यहाँ पे 1.5 मीटर है, लेकिन कैसा है, ब्रॉड है, यानी कि चौड़ी है। तो दोनों में डिफरेंस आप देखिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। पहले तो लेंथ को देखना है, उसके बाद आपने कहा कि जो यहाँ पे शेप है, शेप देखनी है। जैसे कि हमने कहा जो छोटी आंत है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन और यह है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब बड़ी आंत। ठीक है, सबसे पहले तो लेंथ का डिफरेंस है दोनों में। उसके बाद आपने कहा कि जो छोटी आंत है वो क्या है, पतली है, ट्यूब नुमा संरचना है, जबकि जो बड़ी आंत है वो क्या है, मोटी है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि जो लेंथ है वो छोटी आंत से कम इसकी लेंथ है। फंक्शन अगर हम देखें तो क्या फंक्शन होता है छोटी आंत का, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि इसमें क्या होगा कि जो पूर्ण रूप से जो पाचन है वो छोटी आंत में हो जाता है और इसमें अवशोषण होगा। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा ये हमें पढ़ना है, तो आइए चलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। आपने कहा लार्ज इंटेस्टाइन, इट इज अ 1.5 मीटर लॉन्ग ट्यूब। ये क्या है, 1.5 मीटर लंबी ट्यूब होती है। इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। आपने कहा छोटी आंत से ये चौड़ी होती है और लेंथ में, लंबाई में छोटी आंत से कैसी होती है, छोटी होती है। नाम पे नहीं जाना है, आप लोग ये पढ़ के जाएंगे। The undigested semi-solid food is passed from small intestine to large intestine। आपने कहा जो अधपचा अर्ध ठोस भोजन होता है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। The large intestine absorb water and salt from undigested food। क्या काम है बड़ी आंत का, पहला काम क्या है कि बड़ी आंत बिना पचे हुए भोजन से पानी और जो सॉल्ट है उसे अवशोषित कर लेता है। जैसे एक्स्ट्रा जो पानी पास हो गया है छोटी आंत से, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट पास हो गया है वो कौन एब्जॉर्ब करेगा, बड़ी आंत यहाँ पे एब्जॉर्ब करती है। अगला काम क्या है, द रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल देन पास टू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर फॉर सम टाइम इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड feces। दिस वेस्ट फेसियल matter is then removed through the anus from the body by the process called egestion। आपने कहा कि इसके बाद शेष अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो मलाशय में चला जाता है, कुछ समय के लिए अर्ध ठोस अवस्था में मल के रूप में वहां रहता है। इस अपशिष्ट मल को तब शरीर से के गुदा के माध्यम से बहिर्गमन नामक प्रक्रिया द्वारा क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। तो ये हमने पढ़ा है लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें पानी और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन होता है और जो यहाँ पर एक्सक्रीशन है, जो उत्सर्जन की प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। ठीक है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे लार्ज इंटेस्टाइन को और इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे। तो क्लास आज हमने बात की है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रोसेस होती है। तो अभी तक की बात हम यहाँ पे कर चुके हैं और इसी के साथ ह्यूमंस में जो डाइजेशन है वो आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम बात करेंगे ग्रास ईटिंग एनिमल्स, घास खाने वाले जंतुओं में कैसे पाचन होता है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।